डे एवरीवन। हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर सीरीज तो कंक्लूड कर दी है। एक बोनस वीडियो रह गया था एंड दैट वाज रिलेटेड टू एलिमेंट 4 जिसका बहुत हाई डिमांड आया। सो आई एम पुटिंग दिस वीडियो टुडे एंड दैट इज अबाउट हेल्थ एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग इंसिडेंट इन्वेस्टिंग रिपोर्टिंग इंसिडेंट्स हम लोग कैसे करते हैं उसके बारे में जानकारी देते हुए ये वीडियो है। और इसके अंदर किस तरह का फॉर्मेट हम लोग यूज करते हैं, क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, किस तरह से हम लोगों ने उसको स्टेप बाय स्टेप देखा। आइए उसको क्विकली एक रीकैप देख लेते हैं। सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट। सो बेसिकली बेसिक इन्वेस्टिगेशन ये एक फ्लो चार्ट जैसा है। सो बेसिक इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर होता है, उसके बाद में एक्सीडेंट का चेकलिस्ट आता है, फिर आता है विटनेस का इंटरव्यू, फिर आता है कंटेंट ऑफ अ टिपिकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, reporting incident and recording accident and investigation records, typical content of an internal accident record, and last में हम लोग देखेंगे reporting of event to external agencies. So basically ये हमारा overall table of content है for this particular video. अब जब हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में शुरुआत जब हमने करी तो हमने करी बेसिक इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर से। सो बेसिक इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर को हम लोगों ने जो पहले देखा था, जैसे 4 स्टेप में हमने डिवाइड किया था। सो इट वाज फर्स्ट गैदरिंग फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट, सेकेंड एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन दैट इज ड्रॉन, जो भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया है या जो भी इंफॉर्मेशन हमने गैदर की है उसको एनालाइज करना और उससे एक कंक्लूजन डिराइव करना जो कि इमीडिएट रूट कॉज एंड इमीडिएट मतलब एक इमीडिएट रूट कॉज होता है और एक होता है रूट कॉज कि भाई ये हुआ क्यों। सो ये दोनों एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोग एनालिसिस करते हैं। सो देखिए, हम लोग कोई भी अगर एनालिसिस जब हम लोग करते हैं सो वी नीड टू आइडेंटिफाई इट इन 2 वेज। एक कि भाई ये हुआ कैसे, एक तो हमें वो आइडेंटिफाई करना है, लेकिन एक हमें ये रूट कॉज जो आइडेंटिफाई करना है वो ये करना है कि ये दोबारा ना हो, रिपीट ना हो। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए रूट कॉज और प्रोबेबिलिटी सारी हमारे दिमाग में होनी चाहिए बहुत क्लियरली। इसके बाद में आता है आइडेंटिफाइंग सूटेबल कंट्रोल मेजर्स। सो नेचुरली जब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि आपको ये पता चल गया कि ये इन तरह के इन वजहों से हो सकता है या इस तरह से हो सकता है, तो हमें उसके कंट्रोल्स भी आइडेंटिफाई करने हैं। जब हमने कंट्रोल्स आइडेंटिफाई कर लिए तो उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, प्लान दी रेमेडियल एक्शन। सो ये बेसिक इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर के सिंपल 4 स्टेप्स हैं। इसके बाद में हम लोग देखेंगे एक टिपिकल रिपोर्ट। अगर मैं जैसे हम लोगों ने ऊपर बात किया कि भाई एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन की चेकलिस्ट जो होती है वो किस तरह से होती है। सो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन की जो चेकलिस्ट है बेसिकली उसके अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, आइए देखते हैं। सो ये चेकलिस्ट है। सो चेकलिस्ट के अंदर सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए पर्सनल डिटेल ऑफ द पर्सन इन्वॉल्व, जिसको इंजरी हुआ है उस बंदे का उसकी पर्सनल डिटेल्स होनी चाहिए हमारे पास। नेचुरली अगर हमारे पास में उसकी पर्सनल डिटेल्स नहीं है तो हम लोग कैसे बता पाएंगे कि भाई यार किसको चोट लगी है या क्या उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट, किसका इन्वॉल्वमेंट था, कैसा इन्वॉल्वमेंट था। तो ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे इसके अंदर देखते हैं। इसके बाद में आता है आपका टाइम एंड लोकेशन ऑफ द एक्सीडेंट। नेचुरली अगर कोई भी इंसिडेंट हुआ है तो हम ये देखना चाहेंगे कि भाई उसका कितने बजे हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। सो व्हेन वी आर इन्वेस्टिगेटिंग एक्चुअली द कोर, तो हमें उसका लोकेशन मालूम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि परिस्थितियां कैसी थी, किन कंडीशंस में ये एक्सीडेंट हुआ, क्यों हुआ। तो ये जानकारी हमारे पास एक टेबुलर फॉर्म के अंदर हम लोग डाल सकते हैं। एंड देन कम्स टाइप ऑफ सिवियरिटी ऑफ द इंजरी सस्टेन, किस तरह की इंजरी थी। सो ये जब हम लोग देखते हैं कि किस तरह की इंजरी थी, तो इट इज लाइक किस तरह की इंजरी जब हम लोग बोलते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे सवाल उठ जाते हैं। अरे सर ये किस तरह की इंजरी था, मतलब किस तरह की इंजरी थी, मतलब वेदर इट वाज जस्ट अ फर्स्ट एड इंजरी कि आदमी को चोट लगी और वो वापस आ गया, क्या वो फर्स्ट एड इंजरी ऐसी थी कि वो 2-3 घंटे के लिए साइट पे नहीं था, रिज्यूम कर गया, लेकिन उसको फर्स्ट एड देने के लिए बाहर ले जाना पड़ा या विद इन द फैसिलिटी उसको रेस्ट देना पड़ा, वेदर ही वाज अंडर शॉक तो 2-3 घंटा काम बंद रहा। इसके बाद में आता है कि भाई क्या वो हॉस्पिटल गया, क्या उसको 1-2 दिन का छुट्टी लेना पड़ा, क्या वो
परमानेंट डिसेबिलिटी हो गया उसका, किस लेवल का इंजरी हुआ, सो द टाइप एंड सीवियरिटी ऑफ द इंजरी सस्टेन। सो यहाँ पे जब हम लोग टाइप ऑफ सीवियरिटी की बात करते हैं, दिस कैन बी, इसको हम लोग नंबर दे सकते हैं ताकि हमें ये पता चले कि इस रेंज के या इस रेट के इन्वेस्टिगेशन जब हम लोग करते हैं, तो सारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जब हम लोग समराइज करेंगे तो उसके अंदर से ये हाईलाइट होके आएगा पॉइंट कि हमारी फर्स्ट एड इंजरीज कितनी हुई, या लॉस्ट टाइम इंजरीज कितनी हुई, या हमारी हॉस्पिटलाइजेशन वाली इंजरी कितनी हुई। तो आप उसको कैटेगरी दे सकते हैं, लो मीडियम रेंज ऑफ इंजरी, या सीरियस इंजरी, या LTAs, या फर्स्ट एड इंजरी, या मेजर इंजरी। तो ये स्टेप बाय स्टेप आप उसको दे सकते हैं। देखिए, पर्सनल डिटेल्स हो गई। लोकेशन, अब लोकेशन मेंशन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि लोकेशन के अंदर आप स्पेसिफिक जगह का नाम, या प्लांट लोकेशन का नाम, या किसी एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट का नाम, तो ये अलग अलग फॉर्म में लोकेशन को आप कैटेगराइज कर सकते हैं। जब आपने लोकेशन को कैटेगराइज किया तो आपको क्या पता चलेगा कि लोकेशंस कैसे हुई, किन लोकेशंस पे एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं, ये हमें पता चलता है। इसके बाद में आता है चौथा पॉइंट, चौथा कॉलम, जो कि है वेदर द इंजर्ड पर्सन हैड बीन गिवन फर्स्ट एड एंड रिटर्न टू वर्क और हैड बीन सेंट टू द हॉस्पिटल। जब हम लोगों ने टाइप ऑफ इंजरी किया तो उसके बाद में आता है वेदर, चौथा पार्ट, कि भाई हम लोगों ने टाइप ऑफ इंजरी डिफाइन किया, तो वहां पे तो हम डिटेल लिख नहीं सकते, तो हम यहाँ पे टाइम बार दे सकते हैं कि उसे फर्स्ट एड इंजरी हुआ एंड फर्स्ट एड अगर इंजरी था तो ही केम बैक, या उसको लॉस्ट टाइम हुआ, या हमारा टाइम पीरियड कितना गया। सो टाइम हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि ये कितने टाइम पीरियड में वापस आया, या हम लोग वो क्या आगे फर्दर एक्शन क्या हुआ। इसके बाद में आता है अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन ऑफ द इंजर्ड पर्सन। अब यहाँ पे और फर्दर चले जाइए, मतलब आप ये देखिए, टाइप ऑफ सीवियरिटी के अंदर हम लोग और इन डेप्थ डिटेल में जा रहे हैं। पहले हम लोगों ने बात किया टाइम, इसके बाद में हम लोगों ने बात किया कि उसका इंजरी कितना था, मतलब कितने दिन का इंजरी था उसका। सो ये इन डेप्थ चलते जा रहे हैं। इसके बाद में आता है टास्क बीइंग अंडरटेकन एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, किस तरह के काम में वो इन्वॉल्व था, व्हाट वाज द एक्टिविटी। तो एक्टिविटी हम लोगों ने लोकेशन डिफाइन किया, सीवियरिटी डिफाइन किया, उसका इंसिडेंट डिफाइन। अब एक्टिविटी, किस तरह की एक्टिविटी में, क्या वो वर्क एट हाइट एक्टिविटी थी, क्या वो बिल्डिंग एक्टिविटी थी, सो एक्टिविटी डिफाइन करी। इसके बाद में आता है वर्क एनवायरनमेंट, किस तरह की वर्क एनवायरनमेंट थी, किस तरह के वेदर कंडीशन था, क्या लाइट कम थी, विजिबिलिटी कम थी, स्मोकी था एरिया, किस तरह का था। तो जब हम लोग बात करते हैं किस तरह का काम था, या व्हाट वाज द टास्क बीइंग अंडरटेकन, क्या काम चल रहा था, तो उसके बाद में हम लोग बोलते हैं कि काम करने की परिस्थितियां कैसी थी। इसके बाद में कंडीशन ऑफ द फ्लोर, और डिटेल में जाइए कि कंडीशन ऑफ द फ्लोर क्या था, या कंडीशन ऑफ द एरिया क्या था, ये बताइए। इसके बाद में आता है टाइप एंड कंडीशन ऑफ एनी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल पीपीई जो वो यूज कर रहा था वो कैसी थी। इसके बाद में आता है क्या उसे ट्रेनिंग दी गई थी, यस और नो, सिर्फ हमने ट्रेनिंग दिया था, या ही हैज वेदर वी हैव उसके लर्निंग का इवैल्यूएशन भी किया था। इसके बाद में आता है डिटेल और रिलेवेंट रिस्क असेसमेंट दैट हैड बीन कैरिड आउट, क्या हमने उस चीज को लेके एक डिटेल रिस्क असेसमेंट कैरी आउट किया है, क्या हमने गैप्स फिल कर लिए हैं, क्या हमने ये दोबारा ना हो उसके लिए सारे प्रोविजंस कर लिए हैं। सो ये सारी चीजें करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में आता है लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, एनी प्रीवियस सिमिलर इंसिडेंट, क्या पहले ऐसा कुछ हो चुका है, अगर ऐसा कुछ पहले हो चुका है तो यस और नो आंसर। ओके, सो दिस ओवरऑल फॉर्म्स अ बेसिक चेकलिस्ट दैट वी हैव। इसके बाद में आता है हमारा कोर, विटनेस इंटरव्यू टेक्निक्स। अब विटनेस इंटरव्यू टेक्निक जो है ये बहुत आसान होती है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे बहुत लाइटली लेते हैं। देखिए, बेसिकली विटनेस इंटरव्यू टेक्निक जो है वो बहुत क्रूशियल होती है, क्योंकि जब भी आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, इट इज ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग कि किस तरह का आपके यहाँ पे कल्चर है। सो कल्चर किस तरह का है वो कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि नेचुरली जब आप वर्कर को रूडली बात करते हैं, अच्छा क्या हुआ था बताओ, हाँ बताओ जल्दी बताओ, तो ये दिस इज नॉट द वे ऑफ टॉकिंग टू पीपल। सबसे पहले विटनेस इंटरव्यू टेक्निक्स के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है, आपके पास में दो ऑप्शंस हैं। एक, आप उसको कंफर्टेबल जगह पे ले जाइए जहां पे वो आपसे अकेले में बात करने के लिए कंफर्टेबल हो। कई बार होता है कि कुछ लोगों के साथ में खुलते नहीं है, सो देन इन दैट केस यू आर नॉट द इंटरव्यूअर। आपको ऐसे लोगों को इंटरव्यू के लिए बिठाना चाहिए जो कि उनके साथ में कंफर्टेबल है। यू कैन रिकॉर्ड दोस थिंग्स एंड देन जब वो कंफर्टेबल हैं तो उनसे बात करने में अगर कंफर्टेबल है तो वो ज्यादा खुल के चीजें
बता पाएगा। हो सकता है वो कंप्लेन्स करे, मैनेजमेंट के बारे में कंप्लेन करे, कंपनीज के बारे में कंप्लेन, दैट इज फाइन। लेकिन हमारा मेन मुद्दा क्या है, वो कंप्लेन नहीं सुनना है, हमें ये सुनना है कि उस समय क्या हुआ था। क्यों? क्योंकि जब आदमी अपनी भड़ास, जब किसी के साथ में कोई इंसिडेंट होता है तो भड़ास बाहर निकलती है। हियर देम आउट, मेक देम कंफर्टेबल। काफी बार हम लोग होता है कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, सो उन्हें डिस्ट्रैक्ट मत करिए, उन्हें बोलने दीजिए, लिसन टू देम। सो वी हैव टू फर्स्ट होल्ड द इंटरव्यू इन अ क्वाइट रूम और द एरिया फ्री फ्रॉम एनी इंटरप्शंस। पहली चीज ये। इसके बाद में आप इंट्रोड्यूस करिए, से पहले तो उसे बिठाइए, उसके बाद में आप इंट्रोड्यूस करेंगे प्रॉब्लम को कि भाई देखो ऐसा ऐसा हुआ, हम लोगों ने ये फाइंड किया, अब आपके अकॉर्डिंगली आप बताओ कि आपको क्या लगता है। अब ये हमने कर लिया, अब वो विटनेस आपको उसके रिपरकशंस देगा, जो बोलते हैं ना बहस होगी, वाद विवाद होंगे, सो ये चीजें होंगी। इसके बाद में आती है बात एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द इंटरव्यू। जब वो, क्योंकि जब वाद विवाद होने लगेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपके इंटरव्यू का पर्पस डिफाइन करना है। वे देखो, हम आपको ब्लेम करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि हमें ये फर्दर दोबारा ना हो, उसके लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए। अब यहाँ पे जब हम लोग इस तरह की बातें करते हैं तो आप किस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो कई बार लोगों को ये सीक्वेंस में इशू आता है। सो सबसे पहले आप शुरू करिए, व्हाट हैपेंड, why it happened, where it happened, when it happened, who was involved and how it happened। तो ये क्लियर कट क्वेश्चंस हैं। कीप इट वेरी सिंपल, कीप इट वेरी मिनिमल, ताकि लोग ज्यादा कंफ्यूज ना हो। और हो सके तो क्वेश्चंस ऐसे पूछिए कि वो ज्यादातर बोलते हैं ना कि भाई यस और नो वाले आंसर्स हों, या आप ये बोल सकते हैं कि भाई हाँ ठीक है आप बताओ, हाँ कोई बात नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा है तो आप सुने नहीं, सुनिए। देन एंड देन यू हैव टू ऑलवेज कीप एन वेरी ओपन माइंड, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग क्रिटिसिज्म जो है ना वो जल्दी से लेते नहीं, तो वो उसको काउंटर जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं, विच इज रॉन्ग। सो यू नीड टू कीप अ वेरी ओपन माइंड। इसके बाद में जो भी फैक्ट्स वहां पे डिस्कस हो रहे हैं, या जो भी फैक्ट्स हम लोगों के बारे में बात हो रही है, उसको आप नोट करिए। इसके बाद में विटनेस को जो आपने स्टेटमेंट लिखा है, वो स्टेटमेंट आप उसे पढ़ के बताइए कि देखो मेरे हिसाब से ऐसा है, तुम्हारे कहने के हिसाब से ऐसा ऐसा हुआ, ये सही है या नहीं है। सो मेक श्योर दैट द टेस्टिमोनी वॉट एवर ही सेइंग इज यस यस, हाँ ठीक है, अब बराबर है, ओके अब बराबर है, एंड देन फाइनली मे टेक हिज सिग्नेचर। सो दिस इज व्हाट is all about witness interview techniques to make it official, करेक्ट। अब हम लोग बात करेंगे कंटेंट्स ऑफ अ टिपिकल इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट चेकलिस्ट, जो हम लोगों ने बात किया था कि कंटेंट्स कैसे होते हैं। सो बेसिकली कंटेंट्स ऑफ अ टिपिकल इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ ब्लॉक्स बने हुए हैं। सो सबसे पहले आता है डेट एंड टाइम ऑफ द इंसिडेंट, लोकेशन ऑफ द इंसिडेंट, डिटेल ऑफ इंजर्ड पर्सन इन्वॉल्व, डिटेल्स ऑफ इंजरी सस्टेन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्टिविटी। देखिए ऊपर जो था वो चेकलिस्ट थी, ये है रिपोर्ट। सो चेकलिस्ट के बेसिस पे रिपोर्ट बनेगी। अब रिपोर्ट जब बन रही है तो उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, वो चेकलिस्ट आपके दिमाग में रहनी चाहिए या आपको पता होनी चाहिए टू बी फिल्ड, यू नो, रफली। उसके बाद में यहाँ पे रिपोर्ट प्रेजेंट होगी, तो वो चेकलिस्ट के बेसिस पे और इंटरव्यू के बेसिस पे हम लोग ये रिपोर्ट फिल करेंगे। तो यहाँ पे आएगा डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्टिविटी, ड्राइंग फोटोग्राफ्स, फिर विटनेस के स्टेटमेंट्स एंड इमीडिएट और अंडरलाइनिंग रूट कॉज। इमीडिएट क्या हुआ था, रूट कॉज क्या था, उसको वो दोबारा ना हो तो हमने क्या स्टेप्स लिए हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ देन असेसिंग द लेजिस्लेशन, कि भाई अगर सीरियस इंसिडेंट है तो कोई अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना है क्या, या सीनियर को इन्फॉर्म करना है क्या। देन recommendations on the corrective actions, and finally the estimated cost that has happened on this in this incident। so ये सारी चीजें एक टिपिकल इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट के अंदर होती हैं। इसके बाद में हम लोग बात करने वाले हैं रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग इंसिडेंट। सबसे पहले तो रिकॉर्डिंग इंसिडेंट क्यों जरूरी है, कहाँ जरूरी है, कहाँ लिखा है सर, कहाँ लिखा है, कैसे लिखते हैं। ये बाय डेफिनेशन और बाय स्टैंडर्ड के अंदर जो क्रक्स था वो मैंने निकाला है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन शुड कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट्स that results in personal injury that is usually required by regional statutory law, and there is often a standard accident record form or book। Indian Factories Act में Form 21 or 29 that should be used। This record must then be kept by the organization, the length and time
that is to be retained is usually also subject to the statutory state rules. So 3 साल का 5 साल का लोग रिकॉर्ड रखते हैं यूजुअली, मेनली 3 साल का ज़्यादा से ज़्यादा। अब ये फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर फॉर्म 21, 29 ये आप ये समझ लीजिए दीज आर फॉर्म्स। देखिए ये एक, जब हम स्टैंडर्ड्स में बात करते हैं कि स्टैंडर्ड्स में फॉर्मेट दिया हमें वही फिल करना है, नहीं, स्टैंडर्ड में फॉर्मेट दिए हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि इस तरह का फॉर्मेट, इट इज एन एग्जाम्पल। सो वो एग्जाम्पल बेस्ड फॉर्मेट्स है, आप उसको अपने एंड पे अपने हिसाब से बनाइए एंड देन यू प्रेजेंट एंड keep the records. Finally, accident and investigation record. तो सबसे पहले आता है organization often have separate forms for recording the accidents and incidents. So basically accidents को और incidents को record करने के लिए अलग अलग registers या अलग अलग forms होते हैं। accident records जो है वो initially basic facts of injury के related होता है, और accident investigation report जो है वो एक detail examination report होती है। So accident record एक just एक, जैसे हम लोगों ने बताया जैसे checklist है, उस तरह से हमने एक register बनाया तो उसके अंदर inputs डाल दिए, लेकिन accident investigation रिपोर्ट जो है वो डिटेल होती है जिसके अंदर इमीडिएट, अंडरलाइनिंग रूट कॉज, ये सारी चीजें हम लोग इंक्लूड करते हैं। सो दोनों चीजें अलग हैं। सो एक्सीडेंट रिकॉर्ड अलग है और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट अलग है, करेक्ट। सो अब हम लोग बात करेंगे टिपिकल कंटेंट ऑफ एन इंटरनल एक्सीडेंट रिकॉर्ड। नेचुरली जब मैंने आपको बताया कि भी दोनों चीजें अलग हैं, तो मैंने आपको रिपोर्ट बता दी, तो मेरे को रिकॉर्ड भी बताने पड़ेंगे। सो रिकॉर्ड जब हम लोग बात करते हैं तो कैसे होता है, उसके अंदर होता है यूजुअली नेम एंड एड्रेस ऑफ, या कोई कैजुअलिटी हुई हो या जो इंजर्ड पर्सन है वो, लोकेशन ऑफ एक्सीडेंट, डिटेल्स ऑफ ट्रीटमेंट गिवन, डिटेल्स ऑफ इक्विपमेंट और सब्सटेंसेस इन्वॉल्व, डिटेल ऑफ पर्सन completing the records, date and time of the accident, detail of injury, description of the cause, witness name and signatures finally. So ये टिपिकल इंटरनल एक्सीडेंट रिकॉर्ड के कंटेंट्स होते हैं। So ये सारी चेकलिस्ट हैं, ये आप लोगों के लिए बिल्कुल 100% आप ये मैंने हाईलाइट करके रखा है, आपको वीडियो में दिख रहा है। So ये बहुत सिंपल है, जस्ट मेक अ रजिस्टर एंड स्टार्ट फिलिंग इट। इतना सिंपल तरीके से हम लोग रिकॉर्ड रख सकते हैं। सो रिकॉर्ड, रिपोर्ट, विटनेस, ये सारी चीजें हम लोगों ने आज बात करी। और फाइनली अब हम लोग देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग जो हम लोग एक्सटर्नल एजेंसीज को रिपोर्ट करते हैं। सो ये कहाँ लिखा है सर, एक्सटर्नल एजेंसी कैसे, कहाँ लिखा है सर, कैसे डिफाइन किया हुआ है? सो सबसे पहले इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO ने has published several international standards for recommending the reporting procedures. अब इसमें principal reference is the 2002 Protocol of Occupational Safety and Health Convention 1981 P155. This greatly expands to the general reporting standards of the Article 4 of Occupational Safety and Health Convention 1981, that is C155. It is supported by the recommendation 194, which lists type of disease that should be reported to national government. ये ILO में दिया है। अब यहाँ पे जब हम लोग बात करें डिजीज, सो दैट मीन्स ऑक्यूपेशनल हेल्थ के ऊपर अगर कोई इम्पैक्ट आता है, सो ILO के इन स्टैंडर्ड्स के अंदर और इन आर्टिकल्स के हिसाब से जो कैटेगरी डिफाइन की गई है फॉर हैजार्डस केमिकल्स या डिजीजेस, उसका इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट अथॉरिटीज को या लोकल अथॉरिटीज को या स्टेट अथॉरिटीज को देना होता है। नाउ अ टिपिकल रिपोर्टेबल इवेंट्स इंक्लूड क्या क्या है? Accidents resulting in major injuries such as amputation, such as loss of hand, जब आपका हाथ कट गया या आपको बहुत ज्यादा गहरी चोट लगी हो, हड्डी टूट गई बहुत जोर से, कंपाउंड फ्रैक्चर हो गया, तो ये सारी चीजें ये एक्सीडेंट में आती है। डेंजरस अकरेंस, बहुत सारी चीजें हैं, फेलियर हो गया, लिफ्ट इक्विपमेंट में फेलियर हो गया, स्ट्रक्चर फेलियर हो गया, पैसेज लिफ्ट फेलियर हो गया, ये सारे रिपोर्टेबल इंसिडेंट्स हैं। ऑक्यूपेशनल डिजीज, किसी को एक्सपोजर की वजह से ब्रेथलेसनेस हो रही है, पहले तो सिर्फ एस्बेस्टोस तक लिमिटेड था, अब ब्रेथलेसनेस भी आ गई है कि भी सांस फूलने लगती है लोगों की, लंग का कंडीशन क्या होता है, एंड देन फाइनली लॉस टाइम इंजरीज एज वेल। अब आप देखिए LTA तक, LTI जिसको बताया लॉस टाइम इंजरी, सो लॉस टाइम इंजरी तक ये सारे रिपोर्टेबल है। सो लॉस टाइम इंजरी तो छोटे से इंसिडेंट में भी हो सकता है कि भी फर्स्ट एड इंजरी हुई, आदमी ने 3 घंटा काम बंद रखा, सो लॉस टाइम तो हुआ।
So every incident is reportable. Now this is report depending on the state authorities की जो भी requirements हैं उसके हिसाब से company has to do internally decide कि भी आप ये submit करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, लेकिन as per law every incident is reportable, correct? So I hope आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए. So keep liking and sharing. और अब हम लोग नई सीरीज जो शुरू करेंगे उसके अंदर हम लोग और डिटेल में बात करेंगे अलग अलग चीजों के बारे में. So keep liking, sharing and do not forget to subscribe and hit the bell icon for notification. Thank you.